बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 चैप्टर है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जी क्लास, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो थी उसको हमने डिस्कस किया था और उसका एंड हमने किया था प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की डेफिनेशन बताई और उसका मैंने उनके दरमियान जो डिफरेंस था, जो फर्क था, उसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या किया था, डिस्कस। आज हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे कि प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और उसकी जो टेक्निक्स है, टाइप्स हैं, मेथड्स हैं टू सिलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। सबसे पहले हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैंपल्स। याद हो कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है या प्रोबेबिलिटी सैंपल्स जो है, इसका अल्टरनेटिव नेम था रैंडम सैंपल। वो कहता है अ सैंपल इज कॉल्ड अ रैंडम सैंपल इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन फॉर ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन इज नोन। वो कहता है कि ये वो रैंडम सैंपल वो सैंपल होता है जिसमें आपके पास पॉपुलेशन के हर यूनिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास क्या होती है, नोन होती। और वो क्या होनी चाहिए, सेम भी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, 1/100। और स्टूडेंट के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, 1/100। तो वो सैम्पलिंग जिसके अंदर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन आपके पास क्या होगी, नोन होगी। और हर यूनिट पॉपुलेशन के हर यूनिट के सिलेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो उस सैम्पलिंग को हम क्या नाम देते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, या क्या नाम देते हैं, रैंडम सैम्पलिंग, या क्या नाम देते हैं, रैंडम सैम्पलिंग। अब याद रखें कि रैंडम सैम्पलिंग को में से पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करने के जो मेथड्स हैं, अब हम वन बाय वन उन मेथड्स को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेथड है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, इट इज द सिंपलेस्ट टेक्निक, इट इज द सिंपलेस्ट वे टू सिलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। जैसे क्लास में मैंने कहा था 100 स्टूडेंट्स हैं, आपने उन 100 में से 5 स्टूडेंट को जो है वो सिलेक्ट करना है। आप क्या करते हैं कि आप स्लिप्स लेते हैं, पर्चियां लेते हैं, उसके ऊपर रोल नंबर लिखते हैं हर स्टूडेंट का। 100 आपने स्लिप्स ले ली, उन 100 स्लिप्स के ऊपर 100 आपने रोल नंबर लिख लिए 1 to 100। उन स्लिप्स को आपने फोल्ड करके एक बाउल में डाल दिया। उस बाउल में से अब आप 1 by 1 5 जो है वो स्लिप्स जो हैं उनको आप क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं। रोल नंबर 5 आ गया, रोल नंबर 11 आ गया, रोल नंबर 39 आ गया, रोल नंबर 65 आ गया। दैट इज द सिंपल वे। जैसे आप ये मुख्तलिफ गेम शोज के अंदर देखते हैं, जब भी उन्होंने गेम खेलनी होती है तो वो सबसे पहले बॉक्स के अंदर उन्होंने वो स्लिप्स रखी होती है। टिकट नंबर्स जो होते हैं, कूपन्स होते हैं, जो जिनके ऊपर टिकट नंबर्स होता है, वो उन्होंने एक बाउल में डाले होते हैं, एक बॉक्स में डाले होते हैं। वो उन बॉक्स को अच्छी तरह शफल करता है। शफल करने के बाद जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स उन्होंने गेम के लिए सिलेक्ट करने होते हैं, उतनी वो उसमें से स्लिप्स जो है वो निकाल के तो वो अपना सैंपल जो है उसको वो क्या कर लेता है, सिलेक्ट कर। इसका मतलब आसान तरीका है, आसान वे है जिससे आप अपने सैंपल को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। या इसके लिए एक और अल्टरनेटिव वे भी है कि आपके पास एक रैंडम नंबर टेबल दिया गया, एक टेबल है
जिसको उस टेबल को आप यूज करते हुए आप अपने सैंपल जो हैं उनको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रैंडम नंबर टेबल। तो जो सिंपलेस्ट वे होता है सैंपल को सिलेक्ट करने का, वो आपके पास जो टेक्निक है उसको आप नाम देते हैं सिंपल रैंडम सैंपल। वो कहता है अ सैंपल इज डिफाइंड टू बी सिंपल रैंडम सैंपल SRS if it is selected in such a manner that number one, each unit of the population has an equal probability of being included in the sample। वही बात कि हर, वो कहता है पॉपुलेशन के यूनिट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, वो क्या होगी, सेम होगी, वो क्या होगी, सेम होगी, ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल, सैंपल में इंक्लूड होने। तो जितने रोल नंबर 1 के आने के चांसेस हैं उतने ही रोल नंबर 5 के, उतने ही रोल नंबर 20 के, उतने ही रोल नंबर 59 के, उतने ही रोल नंबर 60 के, कि हर एक यूनिट के आने के चांसेस जो हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये पहली कंडीशन। दूसरा क्या है, each possible sample of same size has an equal probability of being the sample selected। और हर सेम साइज पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल सैंपल हैं उनका अगर साइज सेम है तो हर एक की प्रोबेबिलिटी, जो हर सैंपल के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है, सेम। वो क्या होती है, सेम। तो याद रखें कि यहाँ पर सिंपल, उसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। कि दो कंडीशन है, पहला कि हर यूनिट, पॉपुलेशन के हर यूनिट की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी, नोन होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नोन होगी, और वो क्या होगी, इक्वल होगी। और दूसरा कि जो भी पॉसिबल सैंपल है अगर उनका साइज सेम है तो हर सैंपल के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, इक्वल होगी। हर सैंपल के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये जो सैंपलिंग है ये आपके पास क्या कहलाती है, सिंपल रैंडम सैंपल। और याद रखें आगे चल के हमने जितनी भी टेक्निक्स हमने आगे चल के यूज करनी है, उन तमाम टेक्निक्स के अंदर जो प्रायोराइट टेक्निक होगी वो आपकी सिंपल रैंडम सैंपलिंग, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टेक्निक जो है वो यूज होती है कि आपने पॉपुलेशन में से सैंपल को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। और यही टेक्निक आपकी सबसे ज्यादा क्या होगी, इस्तेमाल। इसके बाद सेकंड है आपके पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या है, सबसे पहले याद रखें कि समटाइम्स क्या होता है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस नहीं होती। होमोजीनियस का मतलब सेम आइटम, सेम यूनिट, वो होमोजीनियस नहीं है, बल्कि वो क्या हो जाती है, हेट्रोजीनियस हो जाती है। हेट्रोजीनियस का मतलब मुख्तलिफ, वो क्या हो जाती है, मुख्तलिफ, एक जैसी नहीं रहती। जैसे मैं कहता हूँ मेरा अब इंटरेस्ट देखिए, मैं कहता हूँ आई एम इंटरेस्टेड इन दी वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी, आई एम इंटरेस्टेड इन दी वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैं एक स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन दी वेट्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी, आई एम इंटरेस्टेड इन दी वेट्स ऑफ प्राइमरी स्टूडेंट्स, आई एम इंटरेस्टेड इन दी वेट्स ऑफ मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, I am interested in the weights of high school students. I am interested in the weights of college students. I am interested in the weights of university students. अब देखिए मैंने पढ़ी, सबसे पहले मैंने क्या कहा, I am interested in the weights of students। अगर मैं weights of student की बात करता हूँ तो उसके अंदर प्राइमरी से लेकर मॉन्टेसरी से लेकर आपके जो एमफिल पीएचडी जितने भी स्टूडेंट है वो सारे के सारे स्टूडेंट उसके अंदर क्या हो गए, इंक्लूड हो गए। अब दूसरी स्टेटमेंट में मैंने क्या कहा, आई एम इंटरेस्टेड इन द वेट्स ऑफ प्राइमरी क्लास स्टूडेंट्स, सिर्फ प्राइमरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके वेट में। आई एम इंटरेस्टेड इन द मिडिल स्कूल
वेट्स ऑफ द मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स, जो मिडिल स्कूल्स हैं उनके स्टूडेंट में, इसका मतलब मिडिल वाले आ जाएंगे। हाई वाले इसका मतलब 9th-10th आ जाएगी। कॉलेज की बात करेंगे, इंटर बैचलर्स आ जाएगा। यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, बैचलर, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब अगर तो मैं स्पेसिफाई करता हूँ साथ क्लास को, तो इसका मतलब फिर अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करता हूँ तो फिर हमारी पॉपुलेशन होमोजीनियस है। अगर मैं हाई स्कूल की बात करता हूँ तो पॉपुलेशन हमारी होमोजीनियस है। अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो होमोजीनियस है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स की, तो फिर हमारी पॉपुलेशन वेट्स के हिसाब से होमोजीनियस नहीं रहे। देखिए, प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट का वेट जो है वो आपका जो है वो 15 से लेकर 30 केजी तक होता है, जबकि आपका जो है क्या उसका नाम है, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका वेट 40 से लेकर 100 एंड अबव केजी तक होता है, या 50 से अबव होता है। इसका मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं पूरी पॉपुलेशन को एक ही कंसिडर करता हूँ, मैं उसमें से सैंपल लेता हूँ, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगाता हूँ, हो सकता है कि मैंने जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए वो सारे के सारे प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स आ गए, या वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आ गए। इसका मतलब अगर वो प्राइमरी के आ गए तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन आपके सैंपल के अंदर शामिल नहीं है। इसका मतलब आपके रिजल्ट्स जो होंगे वो फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स उसके अंदर शो नहीं होंगे। वो कहता है कि फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपके पास पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं रहती, फिर आप क्या करते हैं कि आप अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स के अंदर। इसके अंदर नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स के अंदर, और कंडीशन क्या होती है कि होमोजीनियस होनी चाहिए। इसका मतलब कि आप प्राइमरी के स्टूडेंट का एक अलग ग्रुप बना लेते हैं, आप मिडिल वाली स्कूल का अलग ग्रुप बना लेते हैं, आप हाई स्कूल के स्टूडेंट्स का एक अलग ग्रुप बना लेते हैं, आप कॉलेज के स्टूडेंट्स का एक अलग ग्रुप बना लेते हैं, आप जो है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एक अलग ग्रुप। मतलब पॉपुलेशन आपके पास एक है, लेकिन आपने अपनी पॉपुलेशन को मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ नॉन ओवरलैप ग्रुप्स के अंदर आपने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर। नॉन ओवरलैप ग्रुप्स के अंदर आपने इनको क्या कर दिया, डिवाइड कर। एक ग्रुप आपने लहदा बनाया, दूसरा लहदा बनाया, तीसरा लहदा बना लिया, चौथा, और वो ग्रुप जो है उसके जितने भी यूनिट्स हैं वो विद इन दी ग्रुप्स क्या होने चाहिए, होमोजीनियस होने। कि प्राइमरी में सिर्फ प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट होने चाहिए, मिडिल में मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स होने चाहिए, हाई में हाई स्कूल के स्टूडेंट्स होने चाहिए, कॉलेज के अंदर कॉलेज के स्टूडेंट्स होने चाहिए, यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होने चाहिए। नॉन ओवरलैप ग्रुप, वो ओवरलैप नहीं करने चाहिए, मिक्स नहीं होने चाहिए। ये नहीं है कि एक स्टूडेंट वो प्राइमरी में भी आ गया, वो मिडिल में भी आ गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, होमोजीनियस होना। तो यही, और याद रखें, यही जो नॉन ओवरलैप ग्रुप्स हैं, जिस आपने जो अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड किया है नॉन ओवरलैप ग्रुप्स के अंदर, या उसको आप उसको नाम देते हैं सब पॉपुलेशन, या क्या नाम देते हैं, सब पॉपुलेशन का। तो वो जो नॉन ओवरलैप ग्रुप्स हैं, याद रखें, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, वो आपके पास कहलाते हैं स्ट्रेटा। वो क्या कहलाता है, स्ट्रेटा कहलाता है। यही चीज देखें, अब मैं इसको, उसने लिखा है कि a sample of size n is defined to be stratified random sample if it is selected from the population which has been divided into a number of non-overlapping groups or subpopulations called strata। आपने सब पॉपुलेशन बना, आपने इसको नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, और उन नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स के अंदर आपने अपना साइज जो है, अब उसको आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना। सैंपल को आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना। अब ये काम हम क्यों करते हैं,
ये लिखा हुआ है, वो कहता है सच दैट द पार्ट ऑफ सैंपल इज ड्रॉन एट रैंडम, और हर, अब स्ट्रैटे के ऊपर टेक्निक आपने वही रैंडम सैंपलिंग वाली ही अप्लाई कर, रैंडम फ्रॉम ईच स्ट्रेटम स्टेटेड डिफरेंटली लेट अ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन आपकी क्या है, हेट्रोजीनियस, वही जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि एक जैसे यूनिट नहीं है आपकी पॉपुलेशन में, एक से मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं ऐसे मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी एसेट्स की बात करता हूँ। अब यूनिवर्सिटी एसेट्स के अंदर आपके पास चेयर्स भी हैं, यूनिवर्सिटी एसेट के अंदर बुक्स भी हैं, यूनिवर्सिटी एसेट्स के अंदर कंप्यूटर्स भी हैं, यूनिवर्सिटी एसेट्स के अंदर आपकी और डिफरेंट टाइप की मशीनरीज भी आ जाती है, ऑफिस फर्नीचर भी आ जाता है। अगर आपने उसमें से सैंपल को सिलेक्ट करना है मिसाल के तौर पे, अब इसका मतलब कि यूनिवर्सिटी एसेट्स जो हैं वो आपके हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है, एक जैसे नहीं है, सिर्फ चेयर्स नहीं है, सिर्फ बुक्स नहीं है। मिसाल के तौर पे आप अगर उसमें से सिलेक्ट करते हो सकता है आपके पास आपने जो सैंपल लिया वो सारी की सारी बुक्स ही आ जाए, हो सकता है कुछ बुक्स आ जाए, कुछ चेयर्स आ जाए, कंप्यूटर उसमें एग्जिस्ट ना करे, हो सकता है उसमें ऑफिस फर्नीचर एग्जिस्ट ना कर सके, हो सकता है उसके अंदर फैंस एग्जिस्ट ना करें। तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर आप उनको ग्रुप, आप उसके क्या बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। आप चेयर्स को लगा कर लेते हैं, आप बुक्स को लगा कर लेते हैं, आप फैन इलेक्ट्रिक आइटम्स को लगा कर लेते हैं, फैंस को लगा कर लेते हैं, ट्यूबलाइट्स को लगा कर लेते हैं, आप ऑफिस फर्नीचर को लगा कर लेते हैं, आप ऑफिस मशीनरी को लगा कर लेते हैं। इसका मतलब आप उसको डिवाइड कर रहे हो किसके अंदर, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, क्योंकि आपका मटेरियल हेट्रोजीनियस। तो यही वो चीज कहता है, लेट अ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन कंटेन कैपिटल एन यूनिट बी डिवाइडेड इनटू के सब पॉपुलेशन और स्ट्रेटा। आपने उसके स्ट्रेटा बना लिए ऑफ साइजेस N1 N2 Nk। प्राइमरी N1 है, मिडल N2 है, हाई N3 है, कॉलेज N4 है, और आपका यूनिवर्सिटी जो है वो N5। चेयर्स N1 है, ऑफिस फर्नीचर N2 है, बुक्स N3 है, फैन कैपिटल N4 है। तो आपने जो ग्रुप बना लिया और हर ग्रुप का आपने क्या ले लिया, साइज ले। अब एक बात याद रखें कि N1 प्लस N2 प्लस Nk, अगर ये जितनी भी सब पॉपुलेशन हैं, अगर आप इनकी तादाद को ऐड करें तो ये याद रखें किसके इक्वल होना चाहिए, कैपिटल N के इक्वल। ये किसके इक्वल होना चाहिए, कैपिटल N की। अब वो क्या कहता है कि ये जो आपने सब ग्रुप्स बनाए पॉपुलेशन के, अब ये सब ग्रुप्स आपके क्या हैं, होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया, एक जैसे। होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया, एक जैसे। अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम, क्या आपने पहले स्ट्रेटा बनाई, आपने उसको सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल क्या कहता है कि सिंपल रैंडम सैंपल्स ऑफ प्री डिटरमिन्ड साइज। अब आपने सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक जो है वो यूज करनी है, और पहली पॉपुलेशन पहले ग्रुप में से पहला सैंपल साइज ले लेना, दूसरे में से दूसरा सैंपल साइज ले लेना, तीसरे में से तीसरा सैंपल साइज ले, और के में से केथ सैंपल साइज ले। मिसाल के तौर पे आपने सैंपल लेना है 100 का। अब 100 सैंपल को जब आप सब ग्रुप में डिवाइड करोगे तो इसकी फिर एलोकेशन की मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, प्रोपोर्शनल एलोकेशन, नेम एंड एलोकेशन है, देयर आर सेवरल टेक्निक्स कि जो हमें बताता है कि हमने हर स्ट्रेटा से, हर सब पॉपुलेशन में से कितने साइज का क्या लेना है, सैंपल। ये इसकी मुख्तलिफ एलोकेशन टेक्निक्स है। प्रोपोर्शनल एलोकेशन हमें बताएगी कि पहली सब पॉपुलेशन में से आपने 10 का सैंपल लेना, दूसरी सब पॉपुलेशन में आपने 20 का सैंपल लेना, तीसरी पॉपुलेशन में से आपने 30 का सैंपल लेना, चौथी पॉपुलेशन में से आपने 50 का या 40 का सैंपल लेना। अब ये हमें एलोकेशन बताएगी
कि हम पहली सब पॉपुलेशन में से कितना सैंपल लेंगे, दूसरी सब पॉपुलेशन में से कितना सैंपल लेंगे और एक पॉपुलेशन में से कितना सैंपल लेंगे। और याद रखें ये जितने भी सैंपल साइजेज हैं, अगर इन तमाम को ऐड करें, ये उसमें लिखा भी हुआ है, सम करें, तो ये आपके एक्चुअल सैंपल साइज के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या फिर एक्चुअल साइज के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और यही जो प्रोसीजर है ये आपके पास क्या कहलाता है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। क्लियर हो गया? तो स्ट्रैटिफाइड, मैं सिंपल सा छोटा सा फिर ब्रीफ कर देता हूं। सिंपल क्या है कि इफ इन अ सैंपलिंग द पॉपुलेशन बिकम्स heterogeneous, it is not homogeneous, it becomes heterogeneous, then we divide our population into k homogeneous subgroups, subpopulations, नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स। तो वो कहता है कि फिर हम अपनी पॉपुलेशन को के होमोजीनियस सब ग्रुप्स, सब पॉपुलेशन या नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स के अंदर हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर। एंड दैट सब पॉपुलेशन ग्रुप्स और नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स आर नोन एज स्ट्रैटा। उसको हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रैटे का नाम देते हैं। फिर हर स्ट्रैटा के ऊपर आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक यूज करेंगे और सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक यूज करके हर स्ट्रैटे से आप अपना रैंडम सैंपलिंग टेक्निक या रैंडम सैंपल जो है उसको आप क्या करोगे, ड्रॉ। कि पहले पॉपुलेशन में से पहला सैंपल, दूसरी में से दूसरा सैंपल, तीसरी में से तीसरा सैंपल। अगर आप समेशन कैपिटल एन आई करोगे तो वो कैपिटल एन के बराबर होना चाहिए, और अगर आप सैंपल साइजेस का टोटल करोगे, समेशन एन आई करोगे, तो वो स्मॉल एन आपके सैंपल साइज के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और यही टेक्निक आपके पास क्या कहलाती है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। क्लियर हो गया जी? अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक होता है तसलसल के साथ, और मोस्टली ये मेथड जो है ये हम यूज करते हैं फॉर हाउस होल्ड सैंपलिंग के लिए। अगर आपने घरों का सैंपल लेना, आपने घरों का सर्वे करना, आपने फैमिलीज का सर्वे करना, जैसे कोई भी एक लोकेशन है, उस लोकेशन के अंदर मैं कहता हूँ 1000 हाउसेज है, 1000 घर है। आप सबसे पहले क्या करते हो कि हर घर को एक नंबर एलोकेट करते हो, 1 से लेकर 1000 तक। 1 से लेकर क्या करते हो, 1000 तक आप उसको तरतीब के साथ एक नंबर जो है वो क्या करते हो, एलोकेट। जब आप उस कॉलोनी के अंदर एंटर होते हैं या आप उस एरिया के अंदर एंटर होते हैं, उसके जो पहला घर होता है उसको 1 नंबर देते हो, उससे अगले को 2, उससे अगले को 3, उससे अगले को 4, उससे अगले को 5, उससे अगले को 6, उससे अगले को 7, फिर दूसरी रो में चले जाते हो 8, 9, 10 और सो ऑन 1000। कि आप सबसे पहले आपने उन घरों को एक नंबर अलॉट किया और वो नंबर आपका 1 से लेकर 1000 तक होगा, और वो आपने एक तरतीब के साथ आपने पहले उन नंबर्स को क्या करना है, अलॉट करना। स्टार्ट से शुरू करना है और एंड वाले को जो भी आपने एक मैप बनाया होगा उस हिसाब से आपने उनको क्या अलॉट कर दिए, नंबर्स अलॉट। तो जो आपकी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन अगर एन है, अगर वो 500 घर हैं तो 1 से लेकर 500 तक नंबर होंगे। अगर वो 700 घर हैं तो 1 से लेकर 700 नंबर तक घर होंगे। अगर वो 800 घर हैं तो 1 से लेकर 800 तक क्या होंगे, नंबर होंगे। अब आपने कोई भी एक सैंपल साइज लेना है, स्मॉल एन आपका सैंपल साइज, जैसे वो कहता है 50 घरों का सैंपल ले लो, या 100 घरों का सैंपल ले लो, या 20 घरों का सैंपल ले लो। अब अगर आपने 20 घरों का सैंपल लेना है तो सबसे पहला काम आपने सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो है वो यूज करनी है, और 1 से 20 तक में से कोई एक नंबर जो है वो आपने क्या करना है, चूज करना।
1 से लेकर 20 तक आपने कोई एक नंबर जो है वो क्या करना है, चूज कर। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, अगर आपने 20 डाल लेने तो 1 से लेकर 20 तक नंबर पर्चियों पे डाल के लिख लें और एक पर्ची निकाल लें, या रैंडम नंबर टेबल यूज कर लें, या क्या यूज कर लें, रैंडम नंबर टेबल यूज कर लें। तो कोई एक घर पहले आपने 1 से लेकर 20 तक में से कोई एक नंबर आपने सिलेक्ट करना है बाय यूजिंग सिंपल रैंडम टेक्निक, सिंपल रैंडम सैंपल टेक्निक। मिसाल के तौर पे आपने 1 से 20 तक पर्चियां डाली, एक पर्ची निकाल ली, आपके पास 7वां घर आ गया। अब पहला सैंपल आपका क्या होगा, 7th हाउस। पहला घर आपका क्या होगा, 7th हाउस। अब आप सैंपलिंग इंटरवल निकालेंगे। अब आप क्या निकालेंगे, सैंपलिंग इंटरवल। और सैंपलिंग इंटरवल आपका क्या होगा, कैपिटल एन ओवर स्मॉल एन। अब कैपिटल एन आपका 1000 था, स्मॉल एन आपका कितना है, 20 है। तो 8000 डिवाइडेड बाय 20, 8000 डिवाइडेड बाय 20, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 50 आ गया। अब हर 50th घर जो है वो अब आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। देखिए पहला 7वां था, 7 में 50 ऐड किया, तो अगला आपका सैंपल कौन सा घर होगा, 57। 57 में 50 ऐड किया, अगला सैंपल कौन सा होगा, 107। फिर 50 ऐड किया, 157। हाउस नंबर 157, हाउस नंबर 207, हाउस नंबर 257, हाउस नंबर 307, हाउस नंबर 357, हाउस नंबर 407, हाउस नंबर 457। वो जो आपने एक सैंपलिंग इंटरवल निकाला है, वो पहले जो एलिमेंट है उसके अंदर तरतीब के साथ क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ। तरतीब के साथ क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ। तो आपके पास सैंपल जो है वो क्या होता जाएगा, सिलेक्ट होता है। इसका मतलब हर सैंपल के दरमियान जो इंटरवल होगा, जो वक्फा होगा, वो आपका क्या होगा, सेम होगा। और इसी टेक्निक को आप क्या नाम देते हैं, सिंपल रैंडम सैंपल का नाम, सॉरी सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल का। यही वो कहता है, a sample of size n is defined to be systematic random sample if it is obtained by choosing one unit at random from first k unit। ये आपका क्या है, सैंपल है। And thereafter selecting every kth unit after the capital N unit in the population have seriously members from 1 to n arranged in a systematic function के called the sampling interval। आपका सैंपलिंग इंटरवल है, वही मैंने जो आपको स्टार्ट में बताया कि आपने जो सैंपल साइज है, जो सैंपलिंग इंटरवल आपने निकाला, सबसे पहले उसमें से आपने कोई एक यूनिट जो है वो सिलेक्ट करना। और सैंपलिंग यूनिट किसके इक्वल है, कैपिटल एन ओवर स्मॉल। और ये जो टेक्निक होगी ये आपके पास सिस्टमैटिक सैंपलिंग है। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखें, आपके पास है क्लस्टर सैंपलिंग। अब क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है, सबसे पहले क्लस्टर है, जैसे ये अभी आपने कभी सुना होगा कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था, तो उसके अंदर वो एक टर्म यूज करते थे, क्लस्टर बम्बिंग। तो जी आज क्लस्टर बम्बिंग हुई। अब क्लस्टर बम्बिंग क्या होती थी, याद रखें, क्लस्टर बम्बिंग क्या होती है, वो होती थी कि अगर 5 जहाज हैं, हर जहाज में 10 जो है वो मिसाइल जो है उसने टेक किए हुए, तो वो 5 जहाज आते थे एक ही जगह पे, वो एट ए टाइम जो है वो पांचों जहाज जो है वो 10-10 मिसाइल जो है वो फायर करते थे। इसका मतलब एक ही वक्त में उस जगह के ऊपर 50 मिसाइल जो थे वो क्या होते थे, फायर होते। इसका मतलब एक नहीं था, एक से ज्यादा थे। क्लस्टर बोलते हैं बेसिकली गुच्छे को, कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जब आपके पास पॉपुलेशन जो है उसके अंदर वो एक यूनिट नहीं होता, बल्कि वो किस फॉर्म में होती है, वो ग्रुप्स की फॉर्म में होती है। जैसे अगर हम फैमिलीज का सैंपल लेते हैं,
अब फैमिली में एक बंदा तो नहीं होगा, फैमिली में क्या होते हैं, एक से ज्यादा बंदे होते हैं। जैसे एक फैमिली है उसमें 5 लोग हैं, एक फैमिली उसमें 6 लोग हैं, एक फैमिली है उसमें 3 लोग हैं, एक फैमिली है उसमें 4 लोग हैं, एक फैमिली है उसमें 6 लोग हैं। इसका मतलब अब आपकी फैमिली जो है वो किस फॉर्म में है, क्लस्टर की फॉर्म। फैमिली जो है वो किस फॉर्म में है, क्लस्टर की फॉर्म। क्लियर हो गया। तो जब भी ग्रुप्स, जैसे आप मार्केट में से केले खरीदते हैं, बनाना खरीदते हैं, तो बनाना ये तो नहीं होता एक उसमें से उतार दो, एक उसमें से उतार दो, एक उसमें से उतार दो, वो आपके सामने गुच्छे पड़े होते हैं। आप अंगूर खरीदने जाते हैं, उसको वो अंगूर जो है वो किसमें होते हैं, गुच्छे में होते हैं। ये तो नहीं होता आप कहते हैं इसमें से ये 5 7 10 इसमें से उतार दो, ऐसे नहीं, वो पूरे का पूरा गुच्छा आप क्या करते हो, सिलेक्ट करते फॉर परचेजिंग। तो पॉपुलेशन अगर क्लस्टर्स की फॉर्म में होती है तो हम सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो अप्लाई करके हम सबसे पहले एक ग्रुप को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले वो कहता है a random sampling is said to be cluster sample if it consists of first selecting at random groups of individual। हम ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल, इसका मतलब अब एक वैल्यू नहीं है बल्कि ग्रुप है। अब आपकी पॉपुलेशन ग्रुप्स की फॉर्म में पड़ी है और वो ग्रुप आपके पॉपुलेशन के एक यूनिट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर। तो आप वो कहता है कि आप उसको क्या नाम दिया, क्लस्टर का नाम दिया, ट्रीटेड एज सैम्पलिंग यूनिट। और हर क्लस्टर को आप सैम्पलिंग यूनिट्स के हिसाब से क्या कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो। into which a population can be divided and then including in the sample either all the units from each of the chosen cluster। तो या तो आप पूरे का पूरा जो क्लस्टर आपने चूज किया आप उसके तमाम एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, इस सैंपल में इंक्लूड कर सकते हो, और selecting a random sampling of the unit which the cluster comprises, या जिस क्लस्टर में से जो भी एक यूनिट है आप उसको भी क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते। और याद रखें कि क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर आपकी जो पॉपुलेशन है उसका साइज इक्वल भी हो सकता है, उसका साइज अनइक्वल भी हो सकता है। जैसे मैंने फैमिलीज की बात की, आप फैमिलीज में ये तो नहीं है कि हर एक का साइज, हर फैमिली का साइज 5 ही है, या हर फैमिली में 6, हर ग्रुप में 6 यूनिट्स ही, किसी में कम भी हो सकते हैं, किसी में ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो आपके पास सैंपलिंग आएगी ये आपकी क्या कहलाएगी, याद रखें, क्लस्टर सैंपलिंग का। ये क्या कहलाएगी, क्लस्टर सैंपलिंग का। टेक्निक आपने इसमें वो ही जो है वो यूज। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, सैंपल क्या है, याद रखें, वो कहता है नॉन प्रोबेबिलिटी वो सैंपलिंग होती है जिसको इसको आप जजमेंट सैंपल भी बोलते हैं, कि जिसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती बल्कि आपकी पर्सनल जजमेंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो क्या करती है, प्ले करती है। और इसके अंदर 2 तरह की सैंपलिंग है, एक जजमेंट है जिसको एक प्रोस्पेक्टिव सैंपल है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब कि जिसमें पर्सन की एक्सपर्टीज जो है वो उसके अंदर क्या होती है, इस्तेमाल होती है। पर्सन की एक्सपर्टीज जो है उसके अंदर इस्तेमाल होती है। जैसे कल मैंने बताया था कि अगर आपने एक क्रिकेट की टीम बनानी है तो आप पहले 50 लोगों को आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद 50 का आपकी पॉपुलेशन है, उसमें से आपने 15 को सिलेक्ट करना, आप उनके ट्रायल्स लेते हो, एक्सपर्ट्स को बिठा के आप उनके ट्रायल्स लेते हो। वो एक्सपर्ट जो है वो उन ट्रायल की बेस के ऊपर वो डिसाइड करते हैं कि किस प्लेयर को टीम में रखना है, किस प्लेयर को टीम में नहीं रखना। या मार्केट से कोई फ्रूट खरीदने जाते हो या वेजिटेबल्स खरीदने जाते हो तो वहां पर आप अपनी पर्सनल जजमेंट, पर्सनल एक्सपर्टीज जो है उसको आप यूज करते हो, वो पॉपुलेशन में से चंद एक यूनिट्स को क्या करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। तो अगर आप ये वे जिस वो तरीकाकार जिसके अंदर आप अपनी पर्सनल जजमेंट को यूज करते हो उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोस्पेक्टिव सैंपल का। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कोटा सैंपल। नेक्स्ट आपके पास है कोटा सैंपल। अब अ कोटा सैंपल इज अ टाइप ऑफ जजमेंट सैंपल। It is a sample usually of human being in which the information is collected
प्रोस्पेरेटिवली फ्रॉम द सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन कोटाज। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप पॉपुलेशन को भी ग्रुप के अंदर कोटाज उसमें आप क्या उसका नाम है डिफाइन करते हैं। जैसे जी अर्बन का कोटा है, जैसे जेंडर है वुमेन को लड़ा कर दिया, मैन को लड़ा कर दिया। जैसे अर्बन है, रूरल है, अपर है, मिडल है, लोअर क्लास फैमिलीज है। जैसे आप कोई भी जॉब लेने जाते हो तो वहां पे कोटा एक मुख्तस कर देते हो। इसका मतलब ये ओपन मेरिट है, आप ओपन मेरिट वालों को लगा कर लेते हो। ये जी माइनॉरिटीज का कोटा है, माइनॉरिटीज को लगा कर लेते हो। ये जी गर्ल्स का फीमेल का कोटा है, उसको आप लगा कर लेते हो। तो ओपन मेरिट पे सिर्फ ओपन मेरिट वाले आएंगे, माइनॉरिटीज पे सिर्फ माइनॉरिटी आएगी, फीमेल पे सिर्फ फीमेल आएंगे, डिसेबल पे सिर्फ डिसेबल आएंगे। इसका मतलब ये भी आपकी जजमेंट है। इसके अंदर हर इवेंट के आने के चांसेस बराबर नहीं है, क्योंकि आपने उनके कोटाज को क्या कर दिया, मुख्तस कर दिया, आपने उनके कोटाज बना लिए। आप फैक्टर जो है आप उन कोटाज के तहत आप अपने सैंपल यूनिट्स को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो सैंपलिंग होगी इसको आप नाम देंगे कोटा सैंपलिंग का, और ये टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग।